Assalamu alaikum, dear viewers. Today we are going to discuss the seventh chapter of the history, that is peasants and farmers. Peasants and farmers. So we are going to discuss today chapter 7 of the history, that is peasants and farmers. So peasants, as you know, these are the small landholders. जो peasants होते हैं, these are small landholders. These are small landholders are ये ऐसे लोग हैं जिनको हम किसान कहते हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं होती है, जो डे टू डे लेबर पे अपनी ज़िंदगी सस्टेन करते हैं, जो काम करते हैं, लैंडलॉर्ड्स के पास काम करते हैं और उसी काम पे उनकी ज़िंदगी का गुजारा होता है. इधर दे विल बी हैविंग अ लैंड बट दैट लैंड इज़ ऑफ द स्मॉल मार्जिन. तो क्या हुआ कि ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, 18th लेट 18th एंड 19th सेंचुरी, ये जो पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स इन द यूरोपियन कंट्रीज़, जो इनकी सिचुएशन है, जो उनकी हालत है वो खस्ता हो गई थी. उनकी हालत ख़राब हो गई थी, उनकी सस्टेनेबिलिटी पे असर पड़ा था. वो अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी मयाशी हालत जो थी वो बहुत ही ख़राब हो गई थी. तो इसमें जो पीजेंट्स एंड फार्मर्स हैं, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है, जो हमें विच वी हैव टू डिस्कस, दैट इज़ द कमिंग ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड. सो द फर्स्ट टॉपिक, जो इसका पहला टॉपिक है जो हमें आज डिस्कस करना है, दैट इज़ द कमिंग ऑफ द मॉडर्न एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड. किस तरह से जो जदीद आलात हैं, जदीद जो एग्रीकल्चर हथियार हैं, जो जदीद तर्ज़ पे जो एग्रीकल्चर है, ज़मींदारी है, किस तरह से उसका आना हो गया और उससे क्या असरात पड़े, जो वहाँ के जो किसान लोग हैं, ज़मींदार लोग हैं, वो जो तबका था, गरीब तबका था, उस पर क्या असर पड़ा. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टुडे. एज यू नो, अगर हम बात करेंगे, 1 जून 1830 की बात है. 1 जून 1830 की बात है. एक ज़मींदार रहता था. ए फार्मर, ही वाज लिविंग इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. शुमाल मगरिब की तरफ वो रहता था. और सुबह जब ये उठा तो इसने देखा इसका जो बार्न था, इसका जो दान था, इसका जो हे स्टैग था, वो पूरा जला हुआ था, उसमें किसी ने आग लगा दी थी. तो ये बंदा जब खड़ा उठा तो इसने देखा, जब ये सुबह नींद से जागा तो इसने देखा कि इसके कॉर्टयार्ड में इसके जो इसका जो बार्न था, इसका जो फसल था वो पूरा जला हुआ इसने देखा. लेकिन ये जो महीने थे, इन पूरे महीनों में, यानी इसे 1 जून से स्टार्ट हो गया था, इन पूरे महीनों में जो फिर बाद में आ गए थे, तो ऐसे केसेस बहुत सारे देखे गए कि लोगों के धान जलाए गए थे, लोगों के खेत का जो प्रोड्यूस था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, उसको जलाया जा रहा था. तो कुछ किसी का पूरा जो उसका प्रोड्यूस था वो जलाया जाता, किसी का खाली घास ही जलाया जाता, किसी का पूरा फार्म हाउस ही जलाया जाता था. तो 28 अगस्त की रात को, 28 अगस्त 1830 की रात को, एक ज़मींदार की थ्रेशिंग मशीन
थ्रेशिंग मशीन एक ऐसी मशीन है जिससे हमारा जो फसल है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसको काट दिया जाता है और उससे प्रोड्यूस निकाला जाता है। जो जैसे कि हम यूजुअली जो हमारा धान की अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा धान होता है उसको हम उसकी जो कटाई होती है, फसल कटाई, वो इस थ्रेशिंग मशीन से की जाती है। और उसके बाद जो उसका जो प्रोड्यूस होता है, धान जो होता है, उसको उस हैशटैग से अलग निकाला जाता है इस थ्रेशिंग मशीन के ज़रिए। तो 28 अगस्त की रात 1830 एक थ्रेशिंग मशीन, एक ज़मींदार की थ्रेशिंग मशीन को डिस्ट्रॉय किया गया था, उसको तोड़ दिया गया था। और उसके बाद अगले कुछ 2 सालों में जो राइट्स हैं, ये जो थ्रेशिंग मशीन्स के ख़िलाफ़ या इन ज़मींदारों के ख़िलाफ़ इनके थ्रेशिंग मशीन्स को जलाया जाता था, तोड़ दिया जाता था। 2 सालों में तकरीबन 387 थ्रेशिंग मशीन्स को जलाया गया था। दे वर ब्रोकन, दे वर टॉर्न। और उसके बाद थ्रू दिस पीरियड जो फार्मर्स हैं उनको थ्रेट्स मिलती थी, उनको लेटर्स मिलते थे कि आप थ्रेशिंग मशीन्स का इस्तेमाल छोड़ दें, आप इनका इस्तेमाल मत करें। और ये लेटर इनको जो मिलती थी, इट वाज अंडर द हेड ऑफ द कैप्टन स्विंग। तो ये कैप्टन स्विंग एक फ़र्जी नाम था, हत्ता कि कैप्टन स्विंग कोई नाम कोई रियल पर्सन नहीं था। इट वाज अ मिथिकल नेम, एक मिथ था। इट वाज अ मिथिक नेम, इट वाज नॉट अ रियल नेम, दिस कैप्टन स्विंग। तो इन ज़मींदारों को एक लेटर मिलती थी अंडर द हेड ऑफ द टाइटल ऑफ द कैप्टन स्विंग। इनको बताया जाता था कि आप थ्रेशिंग मशीन्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे क्या हुआ कि पीजेंट्स हैं, पीजेंट जो है एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, उनका जो काम काज है उस पर असर पड़ा है, क्योंकि वो काम करने के लायक ही नहीं है। जब आप थ्रेशिंग मशीन्स का इस्तेमाल करते हो तो उनसे उनका जो काम है, डे टू डे लाइफ है, वो छीना जाता है। तो alarmed by this feared attacks by the armed bands at night, many these farmers, many landlords, they destroyed their machines themselves। वो क्योंकि गवर्नमेंट की एक्शन भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। और जितने भी वो हुसोएवर वाज सस्पेक्टेड ऑफ दिस राइटिंग, उनको अरेस्ट किया जा रहा था। तकरीबन 1976 दिस प्रिजनर्स वर ट्राइड फॉर द राइटिंग, जिन्होंने ये काम अंजाम दिया, जिन्होंने थ्रेशिंग मशीन्स को जलाया, जिन्होंने खेत को जलाया, खेत के प्रोड्यूस को जलाया, हेयर स्टैग्स को जलाया। और उनमें से 9 को फांसी भी दी गई थी। 9 पीपल वायर हैंगड, 9 वायर हैंगड, उनको फांसी दी गई थी। और 505 को जलाए वतन किया गया था, ट्रांसपोर्ट किया गया था 505 को। और तकरीबन 450 को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया था, 644 को जेल में डाल दिया गया था। तो ऐसा क्या हुआ कि क्यों ये कैप्टन स्विंग ऑपरेशन हो गया था, क्यों ये रॉयटर्स स्विंग रॉयटर्स बन गए, क्यों इन्होंने ये करना शुरू कर दिया, वाई दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस फार्मर्स। तो इन सारे सवालों का जो जवाब है वो हमें इस चैप्टर में मिलेगा, वो हमें इस जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं उसमें इन सब सवालों का हमें जवाब मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन फील्ड्स के बारे में और कॉमन फील्ड के बारे में। तो बात होगी ओपन फील्ड और कॉमन फील्ड के बारे में। देखिए, 18 सेंचुरी से पहले जब एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई थी, उससे पहले की अगर हम बात करेंगे तो इंग्लैंड में, अगर हम इंग्लैंड की बात करेंगे तो पूरा कंट्री साइड जो था, द होल कंट्री साइड दैट वाज ओपन, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन उतना नहीं हुआ था, आबादी उतनी नहीं बढ़ी थी, लोग कम थे, उनको ज़रूरियाती ज़िंदगी उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो कंट्री साइड जितना भी था वो खुला था, दैट वाज ओपन। और इसमें ये कंट्री साइड पूरा जो था, ये कंट्री साइड पार्टीशनर नहीं था, यानी कि इसमें हिस्सबंदी नहीं हो गई थी, यानी इसको इनक्लोज भी नहीं किया गया था, यानी इसको फेंसिंग भी नहीं की गई थी। पूरा सिस्टम जो था, पूरा लैंड जो था, ये पूरा ओपन था। और ये
पीजेंट्स जो थे, पीजेंट्स को हर साल में एक एक स्ट्रिप ऑफ लैंड दिया जाता था, उनको बोल दिया जाता था कि आपका लैंड ये है, चलो आप इसको यहाँ पे आप कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो हर पीजेंट को अपना अपना एक स्ट्रिप दिया जाता था, अपना अपना एक लैंड स्ट्रिप दिया जाता था, जहाँ पे उसको बताया जाता था कि आप यहाँ पे जो भी आपकी मर्ज़ी है, वायरिंग क्वालिटी, आप कोई भी प्रोड्यूस वहाँ पे उगा सकते हैं, कोई भी फसल आप उगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसको उसको जो पैच ऑफ लैंड दिया जाता था वो इस तरह से दिया जाता था कि गुड एंड बैड को बराबर तकसीम किया जाता था, यानी उसको गुड लैंड भी प्रोवाइड किया जाता था, बैड लैंड भी प्रोवाइड किया जाता था, सो दैट देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द गुड एंड द बैड लैंड। और ये जो पैच ऑफ लैंड्स इनको दिए जाते थे ओनली बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो एक तो अपने लिए वो उगा सकते हैं और दूसरे जो लैंड लॉर्ड्स हैं उनके लिए भी उगा सकते हैं। तो तमाम जितने भी विलेजर्स थे उनको एक्सेस दी जाती थी कॉमन लैंड्स की, यानी ये वो लैंड है विच वेर कॉमन टू एवरी पीपल। यहाँ पे किसी की हदबंदी नहीं थी, किसी को ये नहीं बताया जाए ये ओनली दिस बिलोंग्स टू यू और दिस बिलोंग्स टू मी। तो यहाँ पे कोई भी आ सकता था, कोई भी अपने जो उसके यानी कि मवेशी थे उनको ग्रेजिंग के लिए डाल दिया जाता था, शीप्स को ग्रेजिंग के लिए डाल दिया जाता था, वहाँ से वो फ्यूल वुड हासिल कर सकते थे, वहाँ पे वो बेरीज़ हासिल कर सकते थे, वहाँ पे फ्रूट्स वो हासिल कर सकते थे। सो दीज कॉमन लैंड्स वर अवेलेबल टू ऑल। ये वो लैंड्स हैं विच वर अवेलेबल टू एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी irrespective of the rich and the poor, the landlord and the peasant. So these were available to everybody. They come and take whatever they like to take. तो ये कॉमन लैंड हर किसी को अवेलेबल था, किसी को पर्टिकुलर बंदे को इसमें एंट्री नहीं थी। इसमें हर कोई बंदा जो इसको मर्ज़ी है, चाहे रिच हो पुअर है, वो वहाँ पे जा सकता था। और इस कॉमन लैंड्स में वो फिशिंग के लिए भी जा सकते थे, दरियाओं में, पॉन्ड्स में, और हंटिंग के लिए भी जाते थे, रैबिट, खरगोश वगैरह। तो ये जो कॉमन लैंड था ये गरीबों के लिए बहुत ही ज़रूरी था फॉर देयर सर्वाइवल। ये लोग वहाँ से अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी निकालते थे एंड इट सप्लीमेंटेड देयर मीगर इनकम, सस्टेन देयर कैटल एंड हेल्प देम टाइड ओवर द बैड टाइम्स व्हेन द क्रॉप्स फेल्ड। तो कुछ हिस्सों में, इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में जो इकोनॉमी है इन ओपन फील्ड्स की या कॉमन फील्ड्स की, दैट स्टार्टेड चेंजिंग आफ्टर द 16th सेंचुरी। और हम बात करेंगे 17 सेंचुरी और 18 सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे तो ये कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया था। लेकिन 16th सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे तो उस टाइम में भी थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ गई थी, क्योंकि उस वक़्त जो है वूल की जो कीमत है, ऊन की जो कीमत है, दैट इंक्रीज्ड द प्राइस ऑफ वूल दैट वेंट अप इन द वर्ल्ड मार्केट दैट इंक्रीज इन द 16th सेंचुरी। तो जो अमीर ज़मींदार थे, दे वांटेड टू एक्सपेंड दिस the wool production to earn profits, and they were very much eager to improve their sheep breeds and ensure good feed for them. तो जब वूल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई थी, जब वर्ल्ड मार्केट में यानी वूल की कीमत बढ़ गई थी, तो जितने भी अमीर जो लैंडलॉर्ड्स थे, फार्मर्स थे, उन्होंने क्या किया, वो अपने इस वूल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रॉफिट्स बढ़ें। और वो बहुत ही ईगर थे, बहुत ही बेताब थे ताकि वो अपनी जो शीप ब्रीड है उसको बढ़ा सके और एक अच्छा सा पैदावार वूल की वो वहाँ से निकाल सके। और ये जो ज़मींदार थे, ये जो फार्मर्स थे, दे वर वेरी कीन ऑन कंट्रोलिंग लार्ज एरियाज ऑफ लैंड इन कम्पैक्ट ब्लॉक्स टू अलो इम्प्रूव्ड ब्रीडिंग, सो दे बिगेन डिवाइडिंग एंड इंक्लोजिंग कॉमन लैंड। तो इन्होंने अब क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने अब इसको तकसीम करना, लैंड को तकसीम करना शुरू कर दिया एमंग देमसेल्व्स, और इसको हदबंदी भी करनी शुरू कर दी। और वहाँ पे जो छोटे छोटे वो ज़मींदार, वो गांव के रहने वाले लोग थे, उनको वहाँ से निकाला गया, उनको कॉटेज में रखा गया, कॉमन कॉटेज में रखा गया, और इन गरीबों को इन इनक्लोज्ड फील्ड्स में आने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। तो ये सिलसिला टिल मिड ऑफ द 18th सेंचुरी चला। लेकिन जब मिड ऑफ द 18th सेंचुरी आ गया तो दिस इनक्लोजर मूवमेंट जो था, ये हदबंदी का मूवमेंट जो था, इट इंक्रीज्ड, इनक्लोजर मूवमेंट जो था ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, इट इंक्रीज्ड रैपिडली।
And these early enclosures were usually created by the individual landlords. Now, they were not at that time supported by the state or church. But during the mid 18th century, how the enclosure movement swept through the countryside, और बहुत सारे laws बनाए गए इसके लिए टू गिव लीगलाइजिंग दिस इनक्लोजर्स. तकरीबन 4,000 एक्ट्स बनाए गए. 4,000 एक्ट्स वर पासड विच लीगलाइज दिस इनक्लोजर्स. इनको लीगलाइज किया गया. और अगर हम 1750 से 1850 की बात करेंगे, तकरीबन 6 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो था उसको इनक्लोज किया गया, उसको बंद किया गया, उसकी हदबंदी की गई. और इसके साथ साथ क्या हुआ कि 18 सेंचुरी की बात अगर हम करेंगे, 18 सेंचुरी के बाद की बात करेंगे, तो ये जो क्लोजर्स थे दे वर हैपनिंग इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. दे बिकेम अ साइन ऑफ ए चेंजिंग टाइम. और मिड 18 सेंचुरी की बात करेंगे तो पॉपुलेशन भी काफ़ी बढ़ गई थी. द पॉपुलेशन एक्सपेंडेड रैपिडली. तो पहले 16 सेंचुरी में इनक्लोजर्स खाली शीप प्रोडक्शन के लिए, वूल प्रोडक्शन के लिए था. लेकिन अब जो 18 सेंचुरी ऑनवर्ड्स की अगर हम बात करेंगे, अब इनक्लोजर्स खाली वूल प्रोडक्शन के लिए नहीं था. अब जो इनक्लोजर था ये ग्रेन प्रोडक्शन के लिए था, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. यानी 1750 से 1900 तक अगर हम बात करेंगे तो पॉपुलेशन 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया था. दैट इंक्रीज 7 मिलियन टू 21 मिलियन. यानी अगर 1750 में आबादी इंग्लैंड की खाली कितनी थी, 7 मिलियन थी, और ये 1900 में पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँच गई, ये 1900 नहीं 1800 सॉरी 1850 में ये 21 मिलियन पहुँच गई. और जहाँ तक 1900 की बात है तो 1900 में ये पहुँच गई 30 मिलियन. तो जब आबादी बढ़ गई तो आबादी के लिए खाना पीना ये तो लाना ही पड़ेगा, ये तो लाजमी है. अब ये खाना पीना कहाँ से आ गया आएगा, इसकी डिमांड तो बढ़ गई. तो ये वो दौर था जब ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइजिंग दौर में था, और बहुत सारे लोग जो थे वो रूरल एरियाज से हिजरत करके अर्बन एरियाज़ की तरफ भी आते थे. अब उनकी डिमांड भी बढ़ गई थी, अब उनको भी खाना लाना था. एंड दे हैव टू सर्वाइव, एंड फॉर दिस सर्वाइविंग दे हैव टू बाय फूड ग्रेन्स इन द मार्केट. तो इससे क्या हुआ कि फूड ग्रेन्स के मार्केट बढ़ गए, उनकी डिमांड बढ़ गई, और जहाँ तक उनकी कीमत है वो भी बढ़ गई. और ये वो दौर था बाय द एंड ऑफ दिस 18th सेंचुरी जब फ्रांस की लड़ाई इंग्लैंड के साथ हो रही थी, और इसमें ट्रेड भी इफ़ेक्ट हो गया था. ट्रेड नहीं हो रहा था बिटवीन द यूरोप एंड द रेस्ट ऑफ द यूरोप एंड द इंग्लैंड. ट्रेड नहीं हो रहा था, और इससे भी फूड ग्रेन्स की कीमत बढ़ गई. और इससे क्या हुआ कि जितने भी लैंड लॉर्ड्स थे उन्होंने अपने जितने भी कॉमन लैंड्स थे उनको इनक्लोज करना शुरू कर दिया. दे स्टार्ट इनक्लोजिंग दीज लैंड्स एंड पुट देम अंडर द कल्टिवेशंस. और इससे क्या हुआ कि उनके प्रॉपर्टीज बढ़ने लगे. एंड दीज लैंड ओनर्स प्रेशराइज द पार्लियामेंट टू पास द इनक्लोजरिंग एक्ट सो दैट देयर दिस डीड्स एंड देयर दिस एक्ट्स विल बी प्रोटेक्टेड. इसी तरह से एक ड्रामेटिक चेंज आ गई. The dramatic change that came in the period after the 1780s, it was different from the earlier period in English history. In the earlier times, there was a rapid population growth, which was most often followed by a period of food shortages. But this time, अगर उस टाइम की बात करेंगे, 18th सेंचुरी की बात करेंगे, उस वक्त ज़मींदार जो थे, फार्मर जो थे, वो सिंपल इनोवेशंस एग्रीकल्चर में यूज़ करते थे. 1660 की अगर हम बात करेंगे, द फार्मर्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंग्लैंड दे बिगेन ग्रोइंग टर्निप एंड क्लोवर. यानी 1660 ईस्वी के बाद की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे ज़मींदार ज़्यादातर ग्रो करने लगे टर्निप एंड क्लोवर. वाई टर्निप एंड क्लोवर? टर्निप यू नो शलजम वगैरह, क्लोवर यू नो दैट्स a tripetal leaf usually grown in the marshy lands. तो
इसका क्या मतलब था? इस टर्नी एंड क्लवर का क्या मतलब था? ये क्यों ग्रो करने लगे? दीज क्रॉप्स ये क्यों ग्रो करने लगे? इसका एक ही मतलब था कि टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इन्होंने फर्टिलिटी, अपने सॉइल की फर्टिलिटी ये ग्रो करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे, बिकॉज इसमें कुछ नाइट्रोजन कंटेंट होता है, तो नाइट्रोजन वाज इम्पोर्टेंट फॉर द क्रॉप ग्रोथ। एंड फॉर दिस रीज़न ये कुछ नाइट्रोजन रिच प्लांटेशंस ग्रो करना चाहते थे इन अपने फील्ड्स में। और बाय रेस्टोरिंग नाइट्रोजन, टर्निप एंड क्लवर मेड द सॉइल फर्टाइल again, and we find that the farmers in the early 9th century used much the same method to improve agriculture on a more regular basis। तो जो इनक्लोजर्स का एज आ गया था, इनक्लोजर्स का दौर आ गया था, इससे गरीबों पे क्या असर पड़ा? ना तो क्वेश्चन इज़ व्हाट हैपन टू द पुअर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन इनक्लोजर से गरीबों के तौर तरीके में, गरीबों की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा? एज यू नो, इनक्लोजर्स जो कॉमन लैंड थे, कॉमन लैंड पे ये जो गरीब लोग थे ज़्यादातर अपना जितना भी प्रोड्यूस था वो कॉमन लैंड से निकालते थे। वो हंटिंग पे ज़्यादा मुनहसर थे, वो फ़िशिंग पे ज़्यादा मुनहसर थे। तो इनकी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में जितना भी इनका रिक्वायरमेंट था वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कॉमन लैंड से हासिल करते थे। नाउ व्हाट हैपेंड टू दीज व्हेन इनक्लोजर्स हैपनेड? इस हदबंदी से क्या हुआ कि इट दिस इनक्लोजर्स इट ओनली फिल्ड द पॉकेट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। ये खाली फ़ायदा मंद था किन के लिए? लैंडलॉर्ड्स के लिए। तो व्हाट हैपन टू दोज पीपल, यानी जो गरीब लोग थे उनका क्या हुआ कि जो कॉमन लैंड पे ज़्यादा सर्वाइव कर रहे थे, जब फेंसेस आ गए, जब हदबंदी आ गई, तो ये जो इनक्लोज लैंड था इट बिकेम द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ ओनली लैंड ओनर्स। तो पुअर को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। दे वर नॉट अलाउड टू कलेक्ट द फायर फ्रॉम द फॉरेस्ट, फायरवुड फ्रॉम द फॉरेस्टर्स। दे वर नॉट अलाउड टू ग्रेज देयर कैटल। वहाँ पे कॉमन लैंड में उनको अपने कैटल भेजने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। वहाँ पे फ़िशिंग की इजाज़त नहीं दी जाती थी। वहाँ पे उनको एप्पल कलेक्शन और बेरीज़ कलेक्शन की इजाज़त नहीं दी जाती थी। नॉर दे कुड गैदर द स्टॉक्स दैट इन द फील्ड ऑफ द क्रॉप्स वेयर कट। तो ये सारा कुछ इनक्लोजर्स के साथ जितनी भी प्रॉपर्टी, दिस बिकेम द डोमेन, दिस बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। तो ये जो कॉमन पीपल थे, गरीब लोग थे, इनको वहाँ पे जाने ही नहीं दिया। इससे क्या हुआ कि इनके लाइफ जो है दैट टोटली चेंज्ड। एवरीथिंग नाउ बिलोंग टू लैंडलॉर्ड एंड एवरीथिंग एट अ प्राइस विच द पुअर कुड नॉट अफोर्ड टू पे। और ऐसे जगह जहाँ पे एक्सटेंसिव इसको इनक्लोजर्स को लाया गया, जैसे कि मिडलैंड की बात करेंगे जहाँ पे एक्सक्लूसिव इनक्लोजर्स को अमल में लाया गया। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ के जो मिडलैंड में जो रहने वाले गरीब लोग थे, अब वो हिजरत पे उतर आए और उन्होंने मिडलैंड को छोड़ने पर वो मजबूर हो गए एंड देन मूव टू द साउदर्न कंट्रीज ऑफ द इंग्लैंड। तो अर्लियर क्या था, एक और इसका एक ड्रॉबैक ये था, अर्लियर ये था कि 16th सेंचुरी से पहले पहले की अगर हम बात करेंगे तो लेबर्स और लैंडलॉर्ड्स एक ही टेबल पे खाना खाते थे। वो दिन भर इनका काम करते थे, फिर शाम को एक ही साथ मास्टर्स के टेबल पे खाना खाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। दे वर नॉट अलाउड टू एट ऑन द सेम टेबल। और इससे क्या हुआ कि ये जो प्रैक्टिस थी एक ही टेबल पे खाना खाना, दिस प्रैक्टिस स्टार्टेड टू डिसअपियरिंग एंड द लेबर्स वर बीइंग पेड वेज एंड एम्प्लॉयड ओनली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम। उनको खाली उसी टाइम पे बुलाया जाता था जब हार्वेस्टिंग का सीज़न होता था, और उनको उसी टाइम काम लिया जाता था। एंड वर्क बिकम इनसिक्योर, देयर एम्प्लॉयमेंट अनसर्टन, देयर इनकम अनस्टेबल, and for a very large period of the year the poor had no work। और क्या हुआ कि जब ये इनक्लोजर्स आ गए, कॉमन लैंड आ गया, इससे क्या हुआ कि एक और जो सबसे बड़ी चिंता की बात थी इन पीजेंट्स के लिए, इन स्मॉल फार्मर्स के लिए, लैंडलेस वर्कर्स के लिए, वो ये था कि इंट्रोडक्शन ऑफ द थ्रेशिंग मशीन। देखिए नेपोलियनिक, जब नेपोलियन के लड़ाई हो गई, when the नेपोलियन वार्स वेर फॉट, उस टाइम क्या हुआ कि फूड ग्रेन्स की जो कीमत थी वो बढ़ गई थी। और
और फार्मर्स जो है उनकी प्रोडक्शन दैट इंक्रीज्ड विगरसली। और उस टाइम क्या हुआ कि लेबर की शॉर्टेज थी, तो एक इन्वेंशन आ गई जिसको हम थ्रेशिंग मशीन कहते हैं। और इस थ्रेशिंग मशीन का काम क्या था, जैसे मैंने अभी कहा कि थ्रेशिंग मशीन का काम था कि ये एक तो फसल कटाई होती थी और उसके बाद धान को इस घास से अलग निकाला जाता था। एंड दिस वाज by this introduction of the threshing machine, the poor, the laborers, they complained of insolence of the labor, क्योंकि उनका काम ख़त्म हो गया। जहाँ पे 10 आदमी लगते थे वहाँ पे 1 घंटा मशीन का लगता था। तो मशीन से क्या हुआ कि जो लेबर था, जो पीजेंट लेबर था, वो ख़त्म हो गया। और उनकी जो काम करने का जो जिससे वो कमाते थे, फिर अपनी फैमिली को वो पालते थे, वो ख़त्म हो गया। और जब ये नेपोलियनिक जो लड़ाई वड़ाई ख़त्म हो गई थी, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स वो भी अपने अपने गाँव को रिटर्न हो गए थे, अपने अपने गाँव में आ गए थे। और उनको अब अल्टरनेटिव जॉब्स चाहिए थे टू सर्वाइव। बट बाय दिस टाइम when the food grain from the Europe began flowing into England, the prices declined as an agriculture depression set in. So landowners began reducing the area they cultivated and demanded that the import of the crops be stopped. And what happened? These landlords, they started to cut the wage and number of the workmen they employed. उनकी काम करने के जो दिन थे उनको कम किया। And the unemployed poor trampled from the village to village, and those with uncertain jobs lived in fear of a loss of their livelihood. तो इससे क्या हुआ कि लोगों की ज़िंदगी पे असर पड़ा, लोगों को काम नहीं रहा, लोगों को काम करने के लिए अब कुछ नहीं था। अब लोग क्या है कि उनके पास खाली हो एक ही ऑप्शन बचा था। दे स्टार्टेड राइटिंग अगेंस्ट दीज लैंडलॉर्ड्स, दे स्टार्ट अगेंस्ट दीज थ्रेशिंग मशीन, जिन्होंने उनका काम जो था वो कम किया था। अब ये सुसाइड पे मजबूर हो गए थे, इन्होंने राइटिंग को इख्तियार कर लिया। और बहुत सारे ज़मींदार और उनके थ्रेशिंग मशीन्स या उनके हैशटैग्स या उनके जितना भी दान था वगैरह था, फसल था, उनको जलाने की कोशिश की। So this is all about the peasants and farmers of the. This was the first lecture, and best of luck and have a nice day ahead. Inshallah, tomorrow we will go some more topics of this unit, peasants and farmers. Thank you very much.